हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हम लोग, संविधान सभा की संरचना हम लोग पढ़ चुके, संविधान सभा का चुनाव भी पढ़ चुके, संविधान निर्माण का विकास भी पढ़ चुके। आज हम लोग संविधान निर्माण संबंधी विभिन्न समितियाँ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके तहत यहाँ पर समिति का नाम और इस समिति के अध्यक्ष का नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला समिति जिसका नाम था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जिसको हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, जो कल के लेक्चर में आप लोगों को बताए थे। पांडुलेखन समिति और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति का दो नाम, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आप लोग कल के लेक्चर में मैं बताया हूँ। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग यहाँ पर एक और बात समझ लेते हैं कि प्रारूप समिति का क्या काम था। तो प्रारूप समिति का जो मेन काम था उस संविधान का प्रारूप तैयार करना, मतलब संविधान का जो खाका था वो प्रारूप समिति ने ही बनाया। इसीलिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, तो उसका आंसर डॉक्टर बी.एन. राव होगा। जैसे यहाँ पर नोट में मैंने लिखा हूँ कि संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया। ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रारूप समिति पूछे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया, तो बी.एन. राव। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और कंफ्यूज होता है, इसलिए बी.एन. राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप लोग क्लियर कर लीजिए। प्रथम प्रारूप बी.एन. राव और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा समिति का नाम है संघ संविधान समिति पहला, और संघ शक्ति समिति दूसरा, और तीसरा राज्य समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, तीनों समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला टॉपिक प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और सलाहकार या परामर्श समिति। ये चारों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चारों समिति यहाँ पर है संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यही प्रांतीय संविधान समिति पूछ दी है, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए चार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीन समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग अगले समिति की ओर चलते हैं, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार यहाँ समिति है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और यहाँ पर है अगला समिति अल्पसंख्यक उप समिति। यहाँ पर है अल्पसंख्यक समिति। इस शब्द को आप लोग ध्यान से देखिए, समिति में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ उप समिति है, समिति है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अगले समिति है प्रक्रिया नियम समिति, पहला समिति। दूसरा है संचालन समिति, तीसरा है झंडा समिति और चौथा है रियासत समिति। मतलब इसमें भी चार समिति। इस चारों समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम लोगों के एग्जाम में जो भी बीपीएससी, बीपीएसएससी या बीएसएससी के एग्जाम जो कंडक्ट होता है, उसमें समिति से जितने क्वेश्चन पूछते हैं इतने ही समिति से आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है, या जो नहीं पूछा गया है इसी समिति में से उस एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो संविधान निर्माण संबंधी जितनी समितियां थी, इस सारी समितियों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संविधान निर्माण से संबंधित अनुच्छेद। संविधान निर्माण से संबंधित अनुच्छेद में हम लोग भाग 22 का अध्ययन करेंगे।
क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को कि संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। तो इससे संबंधित, संविधान निर्माण से संबंधित हम लोग को भाग 22 के अंतर्गत जितने अनुच्छेद हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो भाग 22 का जो नाम है उसका नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इस 22 भाग में 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद है। 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद, यानी 393, 394 और 395, ये 3 अनुच्छेद है 22 भाग में। तो पहला अनुच्छेद है 393। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। मतलब जो हम लोग को संविधान मिला संविधान सभा द्वारा, उस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। इस बात को अनुच्छेद 393 में लिखा गया है। तो ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है 393, इसलिए कि जो हम लोग संविधान का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उस संविधान का नाम भारत का संविधान इसी अनुच्छेद के तहत कहा गया। अगला अनुच्छेद है 394। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान का प्रारंभ तथा संविधान का लागू होना, ये 2 बातें लिखी गई है 394 में। मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया, अब संविधान लागू किया जाएगा, इस बात को लिखा गया है 394 में। तो 395 जो अनुच्छेद थे, उस 395 अनुच्छेद में सारे के सारे अनुच्छेद नहीं लागू हुए थे। केवल 16 अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को लागू हुए और बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और इस बात को नोट कर लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को केवल 16 अनुच्छेद लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, उस दिन केवल 16 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद में से केवल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। उस 16 अनुच्छेद का नाम यहाँ पर लिखा गया है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। यही 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। बाकी का अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 26 नवंबर 1949 को निम्न में से किस अनुच्छेद को लागू किया गया? तो ये 16 अनुच्छेद का नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 394 क। इसमें यह लिखा गया है कि संविधान का हिंदी अनुवाद, मतलब जो संविधान बनकर तैयार हुआ था संविधान सभा द्वारा, वो संविधान इंग्लिश में था, अंग्रेजी में संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो उस संविधान को हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा गया कि संविधान को हम लोग हिंदी में अनुवाद करके पढ़ेंगे। तो इस बात को लिखा गया 394 क में कि संविधान का हिंदी अनुवाद किया जाएगा। तो 394 क आप लोग को याद हो गया, संविधान का हिंदी अनुवाद। इसके बाद संविधान का अंतिम अनुच्छेद, संविधान का अंतिम अनुच्छेद जो कुल अनुच्छेद 395 है, वो 395 में अंतिम अनुच्छेद जो 395 है, इसमें किस बात की चर्चा की गई है? तो इसमें 2 बात की चर्चा की गई। पहली बात कि भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों को समाप्त कर दिया गया, यानी दोनों का निरसन मतलब समाप्त। जो पहले से चला आ रहा था, जो हम लोग पिछले लेक्चर में एक्ट या अधिनियम के तहत पढ़े हैं, भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उस दोनों अधिनियम को 395 में इस दोनों अधिनियम को निरसन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उस समय से भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसके तहत भारत का शासन चलाया जाएगा। इसके पहले जब संविधान बनकर तैयार नहीं था, तो इसके पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही देश का संचालन किया जाता था। लेकिन जब हम लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान लागू हो गया, तब
395 के तहत अब इस अधिनियम का यानी 1935 1947 अधिनियम का अब कोई ज़रूरत नहीं रह गया था। इसलिए इस एक्ट के तहत, इस अनुच्छेद के तहत दोनों अधिनियम को निरसन कर दिया गया और या समाप्त कर दिया गया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 22 भाग के अंतर्गत जितने अनुच्छेद है ये संविधान के निर्माण से संबंधित अनुच्छेद है और ये भाग 22 अंतिम भाग है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब इस चैप्टर का, संविधान का निर्माण चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है वो राजनीतिक विश्लेषक, मतलब कुछ विद्वान संविधान सभा के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या बातें हो रही संविधान सभा के बारे में, वो क्या सोचते हैं संविधान सभा के बारे में, उसका हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला जो विश्लेषक है राजनीतिक वो महात्मा गांधी हैं। उन्होंने कहे कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये गांधी जी ने कहा कि जो भारतीय संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो गांधी जी को आप लोग याद रखिए ये कोटेशन कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दूसरे जो विश्लेषक हैं उनका नाम है ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा, इनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोग याद रखिए पुस्तक का नाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुस्तक के लेखक ग्रेनविल ऑस्टिन थे। इन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। देखिए, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इन्होंने संविधान सभा की आलोचना की। ऑस्टिन ने संविधान, इस कोटेशन से आलोचना का भाव निकल कर आ रहा है, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा में जितने सदस्य थे 389, उनमें कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस जो भारत को आज़ाद कराई वो कांग्रेस नहीं कराई। इसलिए कांग्रेस के लिए इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। अगले जो विश्लेषक हैं उनका नाम है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट, इसने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय था। निकाय मतलब संगठन। संविधान सभा जो था उनमें सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की थी। ये सही भी है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा हिंदुओं का एक संगठन था, हिंदुओं का एक निकाय था। किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट। अगले विश्लेषक हैं चर्चिल, विंसेंट चर्चिल। चर्चिल के आप लोग सुने होंगे, आप लोग ब्रिटेन के थे। इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। इस कोटेशन से भी ये साफ इशारा हो रहा है हिंदुओं की तरफ। चूंकि संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था, 389 में अधिकतर जो सदस्य थे हिंदू ही थे। इसलिए इन्होंने भी वही बात कही इनडायरेक्टली कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। तो अगर महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों जो विचारक हैं, विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक ऑस्टिन, विस्काउंट और चर्चिल, ये तीनों ने संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसका इन्होंने एक तरह से कहिए कि आलोचना किया। इसलिए ये चारों जो विश्लेषक है इनका जो कोटेशन है इनको आप लोग याद रखिए और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अभी आप लोगों ने देखा कि पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 एक खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 1 पिछले लेक्चर में खत्म हो चुका है। ये चैप्टर नंबर 2 है जो आज के लेक्चर में अंततः ये समाप्त हुआ। अब हम लोग पॉलिटी का तीसरे चैप्टर, इसका अध्ययन हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि धीरे धीरे पॉलिटी रोज जो वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, जो आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो धीरे धीरे पॉलिटी आप लोग को समाप्त होते जाएगा। और आप लोग जो भी चैप्टर हम बता रहे हैं तो उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे बीपीएससी का हो या बीपीएसएससी का हो या बीएसएससी का हो या सेंट्रल एसएससी या किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उस एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं और जो हम चैप्टर बता चुके हैं उस चैप्टर
से संबंधित जो एग्जाम आए उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि क्या क्वेश्चन जो आए हैं वो हल हो पा रहे हैं। अगर हल हो रहे हैं तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी जो दिशा है वो सही दिशा में जा रही है। अगर नहीं हल हो रहा है तो कुछ और कमियां हैं जो फिर हम लोग आप यहाँ पर देखेंगे। और जो कमियां हैं वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग उस कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए। जो भी क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास है, चाहे वो घटना चक्र एसएससी का हो या घटना चक्र पीसीएस का हो या रेलवे का हो, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, समझिए। और जहां समस्याएं आ रही है क्वेश्चन को समझने में, तो आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में कर आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को बताने का, समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा।